हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ जीव विज्ञान चैप्टर 1 से 7 चैप्टर तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सभी है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास आपका 12th है, जीव विज्ञान। कहा जाता है जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तबाही प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आपको यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 से 7 चैप्टर तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेसन आपका पहला क्या है? चैप्टर आपका पहला है लेसन फर्स्ट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? जब किसी पुष्प की सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे पौधों में ये क्या होते हैं? युक्त पुंकेसरी दशा होती है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? क्या त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? तो चलिए देखते हैं त्रिसंलयन क्या है, कहाँ संपन्न होता है। आंसर क्या है? पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा न केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक होते हैं, जो कि क्या होता है? नर केंद्रक के संलयन के पश्चात, और संख्या जो उसकी 3 हो जाती है। कहने का मतलब होता है कि केंद्रक की संख्या 3 हो जाती है तो वह क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। कहने का मतलब यह होता है कि जैसे नर केंद्रक के संलयन में के पश्चात केंद्रकों की संख्या, क्या शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, नर केंद्रक होता है। नर केंद्रकों में से या नर केंद्रों के पश्चात केंद्रों की संख्या 3 हो जाती है, वह क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। आपका ये शॉर्ट में, जैसे क्या हमने दोबारा आपको बताया कि जो नर होते हैं नर केंद्रक, क्या नर केंद्रक के पश्चात उसकी संख्या, किसकी? केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, तो त्रिसंलयन कहलाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? निम्न में अंतर कीजिए। क्या बोला है? निम्न में अंतर कीजिए। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उभय लिंगाश्रायी तथा एक लिंगाश्रायी। दूसरा है आसनक जनता तथा अनिषेक फलन। तो पहले क्या देखते हैं उत्तर में? उभय लिंगाश्रायी। उभय लिंगाश्रायी क्या होता है? उभय लिंगाश्रायी वह होता है जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका लौकी है, लौकी का पेड़ देखते हो तो उसमें एक ही पेड़ में कितने, एक ही तनों में ऐसे निकलता हुआ जाता है, काफ़ी फलें लगी होती हैं। तो कहने का यही मतलब है। तो ऐसे पौधों को एक लक्षक है। जैसे क्या होता है? एक लक्षक होता है। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का आदि, ये सब क्या है? उभयलिंगाश्रायी हैं या उभयलिंगाश्रायी हैं। अगला क्या है? एक लिंगाश्रायी। ये क्या होता है? कहने का मतलब इसका है जब नर तथा मादा पुष्प 2 भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को द्विछायक कहते हैं। जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा आदि, ये क्या होते हैं? एक लिंगाश्रायी होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पर परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्लीट वीडियो आप इसको देखिए। क्या है? पर परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या है? परागकण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तप पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करती हैं।
और उनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का वर्णन होता है। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। या पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। किसका? पर पुष्प जो होता है, पुंकेसर जो पुष्प होता है उसका कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। जबकि स्त्री केसर उसका कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। कहने का मतलब होता है जो पुंकेसर होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर उसका मादा भाग होता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। कहने का इसका मतलब यह है क्या कि जैसे पराग कणों का जो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक, किसके? जो पराग कोश होता है उसके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। चलिए, परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है इसको देखते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण इस पुष्प अथवा इस पौधों के किसी अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या होता है? ये स्वपरागण होता है। नेक्स्ट आपका क्या है अगला? परपरागण। परपरागण क्या होता है? इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। ये क्या होता है? परपरागण होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। शॉर्ट में छोटे छोटे हम आपको क्वेश्चन बना दिए हैं, लॉन्ग को भी थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं कि आपको पेपर में लिखने में और याद करने में आपको आसानी हो। क्या है? एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोश को काटकर क्या करते हैं? अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। कहने का इसका मतलब है जो पराग कोश होता है, पराग कोश को काट करके अलग जब कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। कहने का मतलब ये कौन सा लिंगी है? द्विलिंगी पुष्प की कली को। इसके बाद देखिए, यह कृत्रिम परागकण की एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अधिक नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधों पर ही परागण हो सकता है। कहने का मतलब विपुंसन आपको समझ में आ गया है। क्या विपुंसन होता है कि जो पराग कोश को काट करके अलग कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या? आवृत्त बीजी पौधों में किसका वर्णन करना है? द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। या क्वेश्चन पूछेगा दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहने का मतलब है पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्म की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक माता युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्र के साथ क्या करते हैं? संलयित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया को भी क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। कहने का इसका मतलब होता है कि जो नर युग्मक होता है वह वास्तविक युग्मक से मिल जाता है और मिलने के बाद या उसके बाद क्या करता है? यह क्रिया जो होगी
जब मिल जाता है तो जो क्रिया होती है उसे वास्तविक युग्मक संलयन या इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, थर्ड को, ये लेसन आपका 1 खत्म हो गया। लेसन 2 देखते हैं क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको जीव विज्ञान का महामैराथन है, इससे बाहर आपको विस्तृत और अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय इस क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन आपका दूसरा क्या, चैप्टर दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अब देखिए शुक्रजनक नलिका क्या होती है। वृषण का निर्माण, आंसर से देखते हैं, यही वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। किससे होता है, अनेक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतकों में स्थान स्थान पर क्या होता है, अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लेडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनके या इनसे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। क्या होता है, शुक्रजनक। कहने का इसका यह मतलब है, जो वृषण का निर्माण करते हैं वह अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होते हैं। जब अनेक शुक्र नलिकाओं से होते हैं तो उनकी जो स्रावित नर होती है हार्मोन्स, उसके कारण किसका निर्माण करती हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करती है। कौन, शुक्रजनक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, आवर्त चक्र क्या है, आर्तो चक्र क्या है। आर्तो चक्र या मेस्टाल्ट साइकिल का कौन सा हार्मोन नियमन कहते या नियमन करते हैं। चलिए देखते हैं आर्तो चक्र क्या है। देखिए मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे आर्तो चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा जो होती है गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आर्तो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन्सों से करती है। कौन कौन से, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स। आर्तो चक्र का कहने का मतलब होता है, जिसे कहते हैं आपको महीने आना, ये क्या होता है, आर्तो चक्र। इसे ही आर्तो चक्र सरल भाषा में महीने आना कहते हैं इसको। ठीक, तो कब से शुरू होता है, 28 दिन तक रहता है ये चक्र। 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। 45 से 55 आयु तक आवर्त चक्र, आर्तो चक्र खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं आपको डेट नहीं, इसको इंग्लिश में डेट कहते हैं। जैसे लड़कियां लोग कहती हैं डेट नहीं आ रहा है, इसको डेट कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य में निषेचन होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं निषेचन क्रिया क्या है। आंसर देखते हैं, मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास होता है। यह भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। क्या, निषेचन। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में मैथुन संभोग के समय पुरुष द्वारा छोड़े हुए वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं में एक आणविक क्या होता है, आणविक शुक्राणु एक अगुणित
या अंडाणु में समेकित हो जाते हैं और या एक द्विगुणित रचना युग्मनज बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समेकन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, लेसन आपका 2 खत्म हो गया, लेसन 1, लेसन 2 आपका खत्म हो गया। अगला क्या क्वेश्चन, लेसन 3 है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर क्या है, समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वास्थ्य जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शरीर व क्रियात्मक पूर्ण रूप से या पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियां व भ्रांतियां खत्म हो जाती है। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों से परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। ये क्या है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व हैं कि परिवार लोगों को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए, क्या कि यौन संचारित रोगों से होने वाले क्या बचाव को रोका जाए, विचार किया जाए इस पे कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों से परिवार नियोजन के उपायों और छोटे परिवार के लाभ क्या किया जाए, सुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो आंसर क्या है, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति, कहने का मतलब होता है आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, बढ़ती आबादी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि इन किसके कारण होता है या किसके कारण होता है, इसको देखा जाए। इसके कारण होता है, जैसे अब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होता है या निम्नलिखित कारण हैं। जैसे क्या है निम्नलिखित कारण, उसको देखिए, उसको आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्या है, जैसे अब जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या, विवाह योग्य आयु में वृद्धि, जैसे कहने का मतलब होता था पहले साल में पहले जो जमाने के लोग थे कम उम्र में शादी हो जाती थी तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती थी। और जनसंख्या वृद्धि को रोकना हो तो पहले सबसे पहले क्या कीजिए, विवाह योग्य आयु में वृद्धि किया जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, विवाह का जनन से सीधा संबंध है, अतः विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से जनन में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए कम से कम कितने वर्ष, 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए कम से कम कितने वर्ष, 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे अब क्रमशः 23 वर्ष और 25 वर्ष कर देनी चाहिए। कहने का मतलब लड़कियों की एज 23 साल की उम्र में और लड़कों का 25 साल की उम्र में तब शादी की जानी चाहिए, अब कर देनी चाहिए। इसके पश्चात
या इसके साथ साथ देर से विवाह करने वाले स्त्रियों एवं पुरुषों को प्रोत्साहन या पुरस्कार देने भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक क्या था, वैज्ञानिक विधि था। अगला क्या है, अगला विधि क्या है, गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना। हमारे देश में गर्भपात को प्राचीन समय से ही क्या करते हैं, घृणित माना जाता या माना गया है। गर्भपात की सुविधा को शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रख सकती है। ये क्या था, जनसंख्या वृद्धि को रोकना था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट लेसन 4। चलिए लेसन 4 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने से क्या लाभ हुआ। अब इसको देखते हैं, उत्तर देखते हैं क्या है। मंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, यह 1 वर्षीय पौधा है, वे इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप को देखने को मिले हैं। इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं पाई जाती। नर व मादा एक ही पौधों में मिल गए। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके कारण इसके पौधे शुद्ध बने रहें। इस पौधों की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है या रही है, आसानी रही। अगला क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आंसर देखते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी तथा एकलिंगी। एकलिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अलग अलग जंतुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बना दिए आपको शॉर्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में बहुत बेनिफिट प्राप्त होगा। इस पूरी कंप्लीट वीडियो एक बार आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, आंसर देखते हैं। ZW/ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। यह क्रियाविधि कुछ कीटों और तितलियों और कुछ कशेरुकियों, मछली जैसे हुए सरीसृपों व पक्षियों में पाई जाती है। नर में 2 समरूपी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें ZZ से निरूपित किया जाता है। इनसे समयुग्मक उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत मादा में 2 क्या होते हैं, विषम रूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें, पक्षियों में। पक्षियों में क्या होता है, ZZ और ZW गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, ZZ और ZW गुणसूत्र होते हैं, जो नर में 2 समरूपी लिंग होते हैं और जिन्हें ZZ से निरूपित किया जाता है। अगला क्या क्वेश्चन, उसको देखते हैं। लेसन आपका 5, लेसन 1, 2, 3 और 4 चैप्टर तक लेसन मैं करवा दिया हूँ। अगला लेसन आपका आ गया 5। चलिए इसको देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विस्तृत वाले, सब कंप्लीट आपका विस्तृत। इस महामैराथन में आपकी 1 से 7 चैप्टर तक कंप्लीट आपको करा देंगे। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं आएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन क्या है, लिंग सहलग्न वंशागत क्या है। लिंग सहलग्न वंशागत क्या है, आंसर देखते हैं। लिंग सहलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध किससे होता है, लैंगिक गुणों से होता है। ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के
लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं का यह गुण अत्यंत जटिल तथा व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर क्या होता है, लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात कायिकी या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिंग सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साले? कहने का इसका मतलब यह होता है कि जो लिंग सहलग्न वंशागत होता है वह लैंगिक गुणों पर होता है, लैंगिक गुणों पर होता है। फिर कहने का इसका मतलब होता है जो ये जीन्स होते हैं ये लैंगिक द्विरूपता होते हैं और द्विरूपता होने के साथ साथ ही ये ऑटोसोमल जीन्स भी प्रभावित करते हैं। जैसे कहने का यह होता है यह इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण कायिक और दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अंगुली छापी देखते हैं क्या है, डीएनए अंगुली छापी का आंसर क्या होता है इसको देखते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए का आपका फुल फॉर्म होता है डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है जो कि पेपर में पूछ भी सकता है। चलिए देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। किसने? एलेक जेफ्रे ने विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण क्या है? यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं कर सकता है। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। किसके कारण? डीएनए एक ऐसा है कि जिससे व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर डीएनए भिन्न नहीं रहेगा तो सब व्यक्ति एक ही तरह, सब जानवर एक ही तरह रहेंगे। सब जैसे व्यक्ति कोई काला कोई गोरा किसी का कैसा चेहरा है वो डीएनए के कारण होता है। अगर डीएनए सेम रहेगा तो सबका चेहरा भी एक तरह से सेम रहता है। क्या? डीएनए के फिंगरप्रिंट्स द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपको ये समझ में आया डीएनए अंगुली छापन क्या है। डीएनए अंगुली छापन से क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से होता है भिन्न। यही आपका मेन फंडा यही था डीएनए का अंगुली छापे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। किसके कारण? डीएनए के कारण। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किसका? जैसे कहने का मतलब होता है संक्षिप्त वर्णन। उत्तर देखते हैं। अनुलेखन, पहले देखते हैं अनुलेखन क्या होता है। अनुलेखन होता है डीएनए के जो रजुक में कूट के रूप में निहित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो डीएनए होता है वह आनुवांशिक सूचनाओं का एक क्या होता है, अनुलेखन, एक सूचना वाहक होता है जिसे क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है या सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तत्पश्चात डीएनए रजुक अम्ल अलग होकर के साँचे के समान कार्य करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं व एच बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या था? इसका अनुलेखन था। अगला इसी का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला बहुरूपता। इसी का क्वेश्चन था बहुरूपता का। देखते हैं, टिप्पणी में पूछता है बहुरूपता क्या है। देखते हैं बहुरूपता क्या है। जिन जैसे कहने का मतलब जो जिन जनसंख्या में आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो आनुवांशिक होता है,
अनुवांशिक में कुछ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी उच्च आवृत्ति में होना, जो उसकी उच्च आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है वही उसकी क्या कहलाती है, बहुरूपता कहलाती है। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर के एकत्रित होते हैं तथा क्या होता है, बहुरूपता का कारण बनते हैं। बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में अथवा बृहत स्तर पर परिवर्तन होते हैं। अगला क्या है, स्थानांतरण। mRNA न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तन होना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होता या होती है। अगला क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका